चलो भाई करो शुरू। लेक्चर नंबर होमवर्क में सवाल दिया था पिछली से पिछली क्लास में, वो सवाल निकालें। क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये सवाल में लिखा हुआ है नॉर्मली डिस्काउंट देते हैं 5%, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट 10% इसने सूरी को दिया है। इसलिए देखें इसकी सेल प्राइस 100 है, उसमें 10 डिस्काउंट दिया है, तो ये फिगर 90 पे पड़ी हुई है। और ऊपर वाले का मसला नहीं है, क्योंकि उसका 100 पे अगर आप 5% लगाएं तो 8 लाख आएगा, तो ये फिगर 95% पे पड़ी हुई है। तो ये वाली VOS सही है, अगर होमवर्क किया हुआ फिर बात हो रही है। ये वाली VOS सही है और ये स्काई ब्लू वाली VOS गलत है। ये 90 पे है, इसको डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 95 पे लेके जाना है। ये कई क्लासों में किया हुआ है। उसके बाद जी हाँ वो अच्छा। इसके बाद 0.5 में आ रहा था, रिकॉर्ड शो करते हैं कि पंप एंड मोटर फैजान ने अपने दोस्त को दे दी है मुफ्त में। जैसे कल वाले सवाल में बात की थी सैंपल बांटे हैं, लेकिन कल एग्जाम्प्ट चीजों के सैंपल दिए थे तो वो भी एग्जाम्प्ट थे। आज ये हमने मोटर बांटी है, और जो मोटर बांटी है वो मोटर मुफ्त में दे दी है। तो वैसे तो पैसों की देते, तो अगर दोस्त को ना देते तो पैसों की देते, इसलिए ये मोटर सेल में जाएगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा सेल में जानी होती हैं। ये इस चैप्टर के टॉप के ऊपर जो है वो एक लिस्ट सी भी बनी हुई है पेज 511 पे। पेज 511 पे जरा 0.8 में अगर आप आए, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉई सेल में जाएगी, गुड्स गिवन टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घर ले गया सेल में जाएगी, गुड गिवन टू डायरेक्टर सेल में जाएगी। पेज 511 चीजें पर्सनली यूज कर ली, यानी बिजनेस के में बनाई थी फिर घर लेके चले गए, ये भी सेल में जाएंगी। ये तीसरा पॉइंट फिर किसी दिन पढ़ाऊंगा। गुड्स इशूड फ्रॉम फैक्ट्री टू एडमिन ऑफिस, ये भी सेल में जाएंगी। गुड प्रोड्यूस्ड, और फिर ये वही जो गुड्स टेकन टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज पड़ी थी डेफिनेशन। और गुड्स गिवन इन चैरिटी, ये भी सेल में जाएंगी। अच्छा, तो अगर दोस्त को चीजें ना देते, अच्छा कई दफा मैंने कहा था मसला आ रहा होगा, पता नहीं चलेगा सेल बुक करनी है या परचेज बुक करनी है। तो दोस्त को चीजें दे रहे हैं तो चीजें जा रही हैं या आ रही हैं, तो इसका मतलब है सेल बुक करेंगे। तो यहां से भी एक इंडिकेशन मिल जाती है। ओके, फैजान ने पेनल्टी पे करनी है हुकूमत को। यार ये जो पेनल्टी होगी ना, ये न्यूमेरिकल में सबसे एंड पे आपने ऐड कर दिया करनी है। तो शुरू जहां फर्दर टैक्स हम ऐड करते हैं ना 3%, उसके भी नीचे एक लाइन डाल के ऐड कर दिया करनी है। पेनल्टी लेस नहीं करनी कभी। पेनल्टी का मतलब होता है हुकूमत को जुर्माना देना है, तो ये न्यूमेरिकल के एंड पे ऐड कर दीजिएगा। ओके जी, हाँ जी, नहीं बस एंड पे आपने ऐड करनी है। अच्छा भाई, कल ये बात चल रही थी कि पेज 517 पे, नहीं कल न्यूमेरिकल हम कर रहे थे पेज 482 पे, उसमें जरा आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ें। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी, हम तो फरवरी में खड़े हैं। पिछले महीने का सेल्स टैक्स है 245, पेज 482। इसमें पड़ा है इनपुट ऑफ एक 20 पेड ऑन केमिकल विच कुड नॉट बी यूज बिफोर एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट से पहले वो केमिकल यूज नहीं हो सका, एंड वॉज कॉन्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड इन, और वो नतीजातन फरवरी में डिस्ट्रॉय हो गया। तो भाई आप जो पिछले महीने का इनपुट इस महीने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, आपका तो दिल तो चाह रहा था सारा इनपुट माइनस कर लेते, क्योंकि आपको पता है ब्रॉड फॉरवर्ड सारा माइनस हो जाता है। तो पिछले महीने का इनपुट इस महीने आप माइनस करना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये आया कि पिछले महीने का इनपुट हम इस वजह से माइनस नहीं कर सकते कि हमने इसी चैप्टर के अंदर जो है वो एक सेक्शन पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। उस सेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था अगर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो कमिश्नर वगैरह से इजाजत ले ली होगी, इसने वो नहीं लिखा हुआ। पेज 476 में हमने पढ़ा था कि इनपुट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड डिस्ट्रॉयड शेल नॉट बी अलाउड। तो इसलिए रूल 23 इसके साथ आप लिख सकते हैं, रूल 23 की रोशनी में। तो कितना इनपुट है 245, कितना डिस्ट्रॉय की वजह से डेड है, तो कितना इनपुट लेंगे 125। अच्छा जी, अगली बात मेरे भाई, ये 2 लाख पे 17% कितना आ रहा था 34। तो 2 लाख पे अगर 17% 34 आ रहा था, तो आपका दिल चाह रहा था कि इस इनपुट को मैं इस्तेमाल करूं 2 किस्म की सेल में। सवाल में लिखा हुआ था पैकिंग मटेरियल खरीदा है जिससे पाकिस्तान वाली गाड़ियों में शायद कोई पैकिंग की हो, और मुरलीधरन को जो गाड़ी बेची है उसमें शायद कोई पैकिंग की हो।
तो ये 2 गाड़ियों के लिए यूज हुआ था, और कुछ पैकिंग मटेरियल हमने होली कुरान को पैक करने के लिए खरीदा था। ये बिल्कुल अलग पैकिंग मटेरियल था, ये ऊपर वाला बिल्कुल अलग पैकिंग मटेरियल था। ये जो दोनों किस्म के पैकिंग मटेरियल थे, इन पैकिंग मटेरियल्स का क्या करना था? पहला पैकिंग मटेरियल था फॉर टैक्सेबल सेल एट 17 एंड 0। इसलिए हमने क्या किया था? पहले वाले पैकिंग मटेरियल का, हमने पहले वाले पैकिंग मटेरियल के साथ क्या सलूक किया था? हमने ये किया था कि 32, ये वर्किंग 2 कल हमने की थी और ये 2.1 की थी। तो वर्किंग 2.1 में हमने 34 निकाला था, और 34 निकाल के कहा था इट इज फॉर टैक्सेबल एंड 0 रेट सेल। ये 34 के 2 हिस्से करके 1260 और 80 की बेस पे, इसके 2 हिस्से करके 32 और 2, इट इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल। ये 34 आपको नजर आ रहा है, इट इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल। और वो जो दूसरा था 60 तरफ 17% 10 आ रहा था, और वो जो दूसरा था डेट इज यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सेल, डेट इज यूज्ड फॉर। तो वो जो पहला वाला था वो टैक्सेबल सेल के लिए था, और दूसरा वाला, और मशीन भी किस सेल के लिए थी? एग्जेम्प्ट सेल के लिए। अगर ये जो मशीन वाली एडजस्टमेंट है, इसके साथ लिखा होता मशीन कॉस्टिंग 5 लाख 50,000 इज इंपोर्टेड, कि हमने 50 वाली मशीन इंपोर्ट की है, तो अगर इंपोर्ट की है सिर्फ मशीन, तो फिर तो ये मशीन तीनों मकसद के लिए यूज होती। लेकिन ये चाहती मारे फॉर यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल, ये एग्जेम्प्ट सेल में यूज हुई है। तो जब ये एग्जेम्प्ट सेल में यूज हुई है तो सिर्फ ये 9 इधर डाला है, ना टैक्सेबल में ना एग्जेम्प्ट ना 0। तो आई थिंक वेरी इजी वर्किंग इट वाज। समझ आ गई थी? जिन्होंने किया था घर जाके सवाल, मेहरबानी हाथ खड़ा करो। ओके, अच्छा, अच्छा फिलहाल आप चैप्टर 15 निकालें। कुछ चीजें भी सेल्स टैक्स में रहती हैं, वो इंशाल्लाह आज या कल देखेंगे। भाई तो ये क्या हो गया है? शो कॉन्फ्लिक्ट्स। पेज नंबर 307। अच्छा भाई, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, बातें बड़ी आसान आसान सी हैं, सारी इस चैप्टर में आपने साथ साथ याद करते रहने। ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर आता है, ये कमिश्नर का भी बाप है, इसके बाद कमिश्नर है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील को भी छोड़े, अपील होता है कोर्ट का केस हो गया, ये छोड़े। फिर कमिश्नर ने अपने शतूंगड़े रखे हुए हैं छोटे बच्चे, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बहुत छोटा है, अभी दूध पीता बच्चा है। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम एक सफा होता था जिसमें बिजनेस कैपिटल के अंदर सोर्स वगैरह लिख के आपने हुकूमत को जमा कराना होता था, जिसे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट कहते थे। तो रिटर्न ऑफ इनकम, मुझे अभी ये ना बताइएगा क्या क्या चीजें पेंडिंग है किस चैप्टर में? आई नो बेटर देन यू। द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर। फॉलोइंग, अच्छा जी, फॉलोइंग लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी है। एवरी कंपनी, हर कंपनी ने रिटर्न जमा करवानी है, ठीक है, बहुत मेहरबानी है, मैं बता दिया। एवरी पर्सन अदर देन कंपनी, यानी ये तो हो गए इंडिविजुअल्स और एओपीज, इन्होंने भी अपनी रिटर्न जमा करानी है। जिनकी इनकम साल की 4 लाख से, अब जाहिर बात है सड़क के ऊपर एक बंदा पापड़ बेच रहा है, वो 2 लाख साल में कमाता है, तो उसने क्या रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी है? नॉन प्रॉफिट इदारों ने भी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी होती है, इनकी टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। वो जो डिविडेंड इनकम है, जो डिविडेंड इनकम कमा रहा है उसने भी हुकूमत को बताना है मैंने डिविडेंड कमाया है। एनी इनकम एनी पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। कोई बंदा अगर पिछले 2 सालों से टैक्स पे कर रहा है तो उसने भी इस साल रिटर्न जमा करवानी है। ओके, मिसाल के तौर पे 2010, 2011, 2012, 2013 इसकी इनकम है जी लैक्स में 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस साहब ने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं। तो मुझे ये बताएं इससे पहले कि इसने टैक्स पे करना है या नहीं। टैक्स पे करेगा, 4 लाख से ज्यादा कमा रहा है, याद है टेबल में सबसे 0 से 4 लाख लिखा होता था। वो भाई इधर देखें,
4 लाख टैक्स जमा कराएगा, ये टैक्स जमा करवाएगा, ये क्यों नहीं जमा करवाएगा, 4 लाख से कम है इनकम, ये क्यों नहीं जमा करवाएगा। अच्छा, रिटर्न एक सफा होता है जिसपे आपने हुकूमत को बताना होता है मैंने कितना कमाया है। ये बंदा रिटर्न जमा करवाएगा, जी कमाएगा, क्यों टैक्स पे कर रहा है, साथ रिटर्न भी जमा करवाएगा। ये बंदा रिटर्न जमा करवाएगा, जी जमा करवाएगा। ये तीसरा वाला बंदा रिटर्न जमा करवाएगा, जी। लॉ मेकर कहता है हु हैज पे टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, जिसने पिछले 2 सालों में से किसी एक साल में भी टैक्स जमा करवाया है वो आ जाए। इधर खड़े होके देखें, पिछले 2 सालों में से किसी एक साल भी टैक्स जमा करवाया, बल्कि दोनों में जमा करवाया, तो ये रिटर्न जमा करवाएगा। अच्छा, इस बंदे की बात करें, इसने पिछले 2 सालों में से किसी एक साल भी टैक्स जमा करवाया, किस साल, 2011 में, तो ये बंदा भी रिटर्न जमा करवाएगा। अच्छा, अब आ गया 2014 में इसने स्टिल 2 लाख कमाया, क्या ये टैक्स पे करेगा, नहीं पे करेगा। अच्छा, इधर खड़े होके देखें, इसने पिछले 2 सालों में से किसी एक साल में भी टैक्स जमा करवाया, नहीं करवाया। अगर नहीं करवाया तो अब इसको रिलैक्सेशन है, ये रिटर्न जमा। असल में वजह ये थी कि भाईजान यहां ना हुकूमत आपका इंतजार कर रही होती है, आप रिटर्न लेके आए थे रिटर्न लेके, लेकिन यहां भी हुकूमत आपका इंतजार कर रही होती है। तो आप बताएं यार मेरे तो हालात ही इतने बुरे हो गए हैं कि अब मैं कुछ तुम्हें दे ही नहीं सकता, तो द लॉजिक में बी लीव इट। तो जो बंदा पिछले 2 सालों में से किसी एक साल भी टैक्स पे कर दे, उसने अब क्या जमा करवानी है, रिटर्न। जल्दी जल्दी फर्क करें इस पर, डोंट टेक मोर देन 30 सेकंड्स एंड आई एम सीरियस। बस 14 में मुझे बता दें क्यों नहीं रिटर्न जमा करानी इसने, पिछले 2 सालों में से किसी एक साल में भी टैक्स जमा नहीं करवाया। आखिरी साल क्यों नहीं, कोई एक भी टिक क्रॉस गलत लग गया, घर जाके जो है वो दिमाग की दही बन जाएगी। टिक क्रॉस देखने सही लगे हमें, ऊपर 2 टिके 3 क्रॉस हैं, फिर 4 टिके, नीचे 1 क्रॉस है, ठीक है। क्लेम्स अ लॉस कैरिड फॉरवर्ड, जो क्लेम करता है कि मेरा लॉस है, दावा करता है कि मेरा लॉस आया है, तो ठीक है तुम इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे। लॉसेस का चैप्टर हमने पढ़ना है, हमारा ये चैप्टर का नाम है रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील। रिटर्न पढ़ के हम रुक जाएंगे इस चैप्टर में, फिर हम जाके लॉसेस का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आके असेसमेंट और अपील पढ़ेंगे। तो लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपको लॉस अगले महीने माइनस करने की इजाजत होती है, तो अगले साल हु क्लेम्स अ लॉस, जो दावा कर रहे हैं मैं लॉस को क्या करना चाहता हूं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं। इनपुट जैसे कैरी फॉरवर्ड होता था, ऐसी कोई लॉस भी चीज होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा जी, ये 500 स्क्वायर यार्ड कितने मरले बनते हैं, 500 स्क्वायर यार्ड कितना, 10 मरला भाई फरमा रहे हैं, ठीक है, इन पे रिलाई कर लेते हैं, अभी हम चेक नहीं करते हैं। तो जो बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड भाई के मुताबिक 10 मरले बनते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी 10 मरले की या उससे ज्यादा या फ्लैट इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ लें, घर जिसका घर 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा हो, 10 मरले या उससे ज्यादा हो, लिख लें घर, कुछ नहीं होता। या फ्लैट क्या होते हैं, बहुत सी बिल्डिंग होती है उसमें एक फ्लैट आपका होता है, तो फ्लैट के साथ एरिया की शर्त नहीं है, फ्लैट छोटी सी फ्लैटी भी हो तो खैर है, तो 200 स्क्वायर यार्ड हो या 100 स्क्वायर यार्ड हो, देखें आगे एरिया नहीं लिखा हुआ। तो जिस बंदे का म्यूनिसिपल लिमिट्स में, कंटोनमेंट, म्यूनिसिपल लिमिट्स में हुकूमत के इलाके होते हैं, कंटोनमेंट में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को घर मिले होते हैं, इस्लामाबाद में तो सारे लोग होते हैं, उसमें तो हुकूमत के बंदे सारे लोग होते हैं, आम लोग। तो जिसका भी इस्लामाबाद में फ्लैट है या इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, उसने रिटर्न जमा करवानी है, चाहे उसकी इनकम 4 लाख से कम ही क्यों ना हो, चाहे उसकी इनकम, 4 लाख से कम वाला तो ऊपर ही पकड़ा गया ना। इन लोगों की इनकम अगर 4 लाख से कम भी है फिर ही रिटर्न जमा कराएंगे ना। अगर इनमें से कोई बंदा ऐसा है, मिसाल देता हूं आपको, मिसाल के तौर पे कोई क्रिकेटर है, वसीम अकरम है, वसीम अकरम कहते हैं मेरा इस्लामाबाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी है 800 स्क्वायर यार्ड और मेरी सालाना इनकम 6 लाख है, मेरी सालाना इनकम 6 लाख है, तो वसीम अकरम पे फिर ये पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, अब ऊपर से पकड़ना शुरू करें, चलते चलते मेरे ख्याल से यही पॉइंट उस पर लग जाएगा, इसी के मुताबिक बस किसी एक पॉइंट में भी आप गिर जाए तो आपने रिटर्न जमा करानी है। तो याद रखिएगा ये वो लोग हैं जो 4 लाख से कम कमा रहे हैं, तो हो सकता है कोई बेचारा गरीब बंदा हो इस्लामाबाद में, उसका कोई फ्लैट हो लेकिन 4 लाख से कम कमा रहा हो, तो अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसने रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा जी, ये आगे 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, रेटिंग एरिया, एक इधर लिखा हुआ है रेटिंग एरिया और एक आगे लिखा हुआ है रेटिंग एरिया। रेटिंग एरिया वो कितने है दूजा, रेटिंग एरिया। अच्छा, इधर क्या लफ्ज लिखा हुआ है बोले, घर, और इधर क्या लिखा हुआ है, फ्लैट, और इधर स्क्वायर यार्ड है, ऊपर भी जैसे स्क्वायर यार्ड था और नीचे स्क्वायर फीट है।
अब रेटिंग एरिया की डेफिनेशन शुक्र है हमारे सिलेबस में नहीं है। रेटिंग एरिया क्या है? हर शहर के कुछ महंगे इलाके, अमीर जहां रहते हैं अमीर लोग, हर शहर के कुछ महंगे इलाके, उन इलाकों को लॉ मेकर ने रेटिंग एरिया कर दिया है, यानी इसकी रेटिंग ज्यादा है। रेटिंग ज्यादा है। लाहौर में गार्डन टाउन, गुलबर्ग, मिसाल दे रहा हूं ऐसे ही, मुझे नहीं पता और कौन कौन से हैं। तो हर शहर में जो इलाके, जिसको पोश इलाका आप समझते हैं, पोश इलाका लिख लें, POSH या PORSH, POSH। तो पोश इलाके, हर शहर के पोश इलाके, इनको क्या कहते हैं? वो बोल दें को मुंह से झड़ दें फूल आ गए हैं तो रेटिंग एरिया। तो अगर रेटिंग एरिया के अंदर आपका घर है, हर शहर में कोई ना कोई रेटिंग एरिया होगा जिसकी रेटिंग हाई होगी, या हर शहर के अंदर आपका कोई, हर शहर में से किसी एक शहर में किसी रेटिंग एरिया में आपका फ्लैट है और इस मेजरमेंट से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो भी आपने क्या जमा करवानी है? रिटर्न जमा करवानी है। क्लियर? ओके। जिस बंदे के पास भी गाड़ियां 1000 सीसी से ऊपर, उसने रिटर्न जमा करवानी है। अब जी मैं अगली बात, हैज ऑब्टेन्ड नेशनल टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर ले लिया तो आपने रिटर्न जमा करवानी है। अगर आप बहुत ही गरीब हो गए तो नेशनल टैक्स नंबर जाके कैंसिल करवा दें, लेकिन जब तक आपका नेशनल टैक्स नंबर है आपने रिटर्न जमा करवानी है। आपके पास बिजली का घर वाला मीटर नहीं, बिजली का कमर्शियल मीटर दुकानदारों को मिलता है और बिजली का इंडस्ट्रियल मीटर फैक्ट्रीज को मिलता है, मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है। ये ट्रेडर्स को मिलता है कमर्शियल मीटर, और इंडस्ट्रियल मीटर फैक्ट्री वालों को मिलता है। अगर आपके पास बिजली का मीटर लगा हुआ है और साल का बिल आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो भी आपने रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, ये ऐसे ही याद कर लें, अगर आप रजिस्टर हुए में हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, कई दफा ताजरान की बरादरी आपने सुना होगा, ताजरान के इलाके में, और वो जैसे बिजनेसमैन इकट्ठे होकर कोई ना कोई एक बना लेते हैं लेबर यूनियन को हेल्प करने के लिए। मार्केट कमेटी कोई लफ्ज है, प्रोफेशनल बॉडी। अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई डॉक्टर है, डेंटल दांत साफ करने वाला डॉक्टर, कोई बार कौंसल, कोई लॉयर वगैरह है किसी प्रोविंस में, सूबे में या इस्लामाबाद में, कोई CA कर लिया उसने QM पास करके, या कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इन लोगों ने भी रिटर्न जमा करवानी है। अब भाईजान सर आसिफ के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने लगा हूं पर्सनल सी। सर आसिफ कहते हैं जी मैं कमा रहा हूं 3 मिलियन। कितना कमा रहा हूं? 3 मिलियन। और इस्लामाबाद के अंदर मेरा घर है, वो मैंने आपको बताया नहीं। और सर आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद में मेरा घर है और 1600 सीसी मेरी गाड़ी है, ये तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1600 सीसी मेरी गाड़ी है और माशाल्लाह मैं डॉक्टर बनना था लेकिन मैंने CA किया हुआ है। आप बता दें जी सर आसिफ किस पॉइंट के तहत रिटर्न जमा करवाएं? इस्लामाबाद में घर होने की वजह से, CA करने की वजह से, 1000 सीसी गाड़ी की वजह से, किस वजह से? भाई तरतीब से चलना है ना, और तरतीब से चलना है। इसको कहते हैं टैक्स नेट, टैक्स का जाल। इन लोगों को टैक्स के जाल में फंसाया गया। तो सर आसिफ तो दूसरे नंबर पर ही फंस गए, यानी फंस गए से मुराद है उनको टैक्स देना पड़ा ना। सर आसिफ को तो दूसरे नंबर पे टैक्स देना पड़ा, तो इनको फिर इधर जाने की जरूरत नहीं है। अब FBR को इससे कंसर्न नहीं होगा कि इनके पास गाड़ी भी है, घर भी है, इन्होंने CA भी किया हुआ है, बस इस पॉइंट के तहत ट्रैप हो गए और इनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो यार ये जो मजे की बात पता क्या है, ये जो सारे लोग हैं ना, ये 4 लाख से कम कमा रहे हैं, क्योंकि जो बंदा 4 लाख कमा लिया ना जिसने, वो तो इधर ही फंस जाएगा। अब मिसाल के तौर पर कोई बेचारा डॉक्टर है, वो अब जो है वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसको साल हो गया नौकरी नहीं मिली। FBR वाले कहते हैं रिटर्न जमा करा देना। वो कहते हैं मैंने तो 4 लाख से कम कमाया है, मैंने तो कमाया ही नहीं। डॉक्टर हो ना, डॉक्टर हो ना तुम, रिटर्न जमा करवा दो। क्लियर? कोई बेचारा लॉयर है, उसका काम नहीं चल रहा, बेचारा जो है फट्टा लगा के बैठा मिसाल के तौर पे, और उसको 2 लाख कमाया उसने साल में, ठीक है। कोई CA है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, उसने 3 लाख कमाया साल में। अब फिर भी ये लोग क्या करें? CA हो ना, CA हो ना, रिटर्न तो जमा कर। अब रिटर्न में जाहिर बात है रिटर्न तो जमा कराएंगे ये लोग, लेकिन टैक्स तो ऑब्वियसली जमा नहीं करवाएंगे। डन जी, बिल्कुल नहीं कराएंगे। पर्सन नोटिफाइड बाय बोर्ड, बोर्ड किसी बंदे को कह दें सड़क पे चलते हो भाई तो इधर रिटर्न जमा करा, नहीं जी मैं पॉइंट C हो गया हमारा 10। इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल अ फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट स्टेटमेंट। ये फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट्स तो नवाज शरीफ के होंगे ना, तो ये हम सेक्शन 116A में पढ़ लेंगे। फॉरेन इनकम भी होगी नवाज शरीफ की कोई, और फॉरेन एसेट्स भी होंगे। नहीं शहबाज को रहने दें, नवाज के कर लें। अच्छा जी 1A, इसको महफूज कर लिया जाए अगली क्लास के लिए या अगले सेशन के लिए भी? अगले सेशन तो साइड पे हो जा फिर। अच्छा यार ये मुझे बताएं कि मिस्टर A कहता है मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस 3.5 लाख है, और मिस्टर B कहता है मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 3,60,000 है, और मिस्टर C कहता है मैं बोलूं? A और B ने कहा ना ही बोल, तू कहते हैं बोलने दो,
मैंने वलीमे पे सलामी मिली थी 3,70,000, उसमें से 3 लाख तो नवाज शरीफ दे गया था। अच्छा, तो मिस्टर ए, बी और सी ने अपनी इनकम बताई है। अभी तक जो मैंने रूल बताया उसकी रोशनी में बताएं, तीनों की इनकम 4 लाख से, तो तीनों ने रिटर्न जमा। बिजनेसमैन ने रिटर्न जमा करवानी है। अगर उसकी इनकम 3 से 4 लाख के दरमियान है, किस बिजनेसमैन ने रिटर्न जमा करवानी है? जिसकी इनकम 3 से, इसका मकसद शायद यह है कि 3 से 4 लाख जिसकी इस साल इनकम है, उम्मीद है कि वो हिम्मत करके अगले साल तो ज्यादा ही कमाएगा और उससे अगले साल भी उससे ज्यादा ही कमाएगा। तो जो बिजनेसमैन ऐसे हैं ना 3 से 4 लाख के बॉर्डर में घूमते रहते हैं, 3.5 लाख कमा लिया, 360 कमा लिया, 370 कमा लिया, इस रेंज में जो बिजनेसमैन घूमते रहते हैं, उनको भी एफबीआर कह रहे हैं रिटर्न जमा कराओ। मैं मानता हूं उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराना, आई एग्री, उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराना, बट दे विल स्टिल फाइल अ। तो बोले वो बिजनेसमैन जो 4 लाख से ऊपर है उन्होंने तो जमा करानी है, वो बात तो साइड में रख देना, वो तो हर बंदे ने जमा करानी है। लेकिन वो बिजनेसमैन जिसकी इनकम 3 लाख से 4 लाख के दरमियान है, 4 लाख से ऊपर उन्होंने करानी है, 4 लाख से ऊपर उन्होंने टेंशन ना लें, जो 3 लाख से 4 लाख के दरमियान है उन्होंने भी रिटर्न जमा करवानी है। इसने क्यों नहीं जमा करवानी? इसकी 3 लाख से कम है इनकम, हालांकि बिजनेस है लेकिन 3 लाख से कम है, इसने क्यों नहीं जमा करवानी? ये इधर सोर्स कमा रहा है। ये जो अभी मैं पॉइंट पढ़ाने लगा हूं ये किसके लिए? सिर्फ बिजनेसमैन के लिए। पहले मैं जरा पढ़ा दूं फिर आप एनओटी कर लीजिएगा अकेले में। एवरी इंडिविजुअल हुज बिजनेस इनकम इज ग्रेटर देन 3 बट डज नॉट एक्सीड। अच्छा, ये पॉइंट समझ के बच्चे कहते हैं कि 4 लाख से ऊपर है तो जमा ही नहीं करानी, 4 अरब है तो जमा ही नहीं करानी। हद होगी, 4 अरब सऊदी अरब तो नहीं है, 4 अरब रुपए है, तो 4 अरब अगर आपकी इनकम है आपने जमा करानी है। ये तो 3 लाख से 4 लाख बस एहतियात के दर्जे में बता रहे, 4 लाख से ऊपर है फिर तो बाय डिफॉल्ट ही जमा करानी है। लेकिन ये रूल सिर्फ किन के लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, एओपीस के लिए भी नहीं है, कंपनीज के लिए भी नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो। तो भाईजान मैंने 3 बातें यहां लिखी हैं, ये रूल इंडिविजुअल के लिए है, ये रूल बिजनेसमैन के लिए है, और ये रूल किसके लिए है? और एक एक्स एओपी है, एक्स एओपी पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए भी ये रूल है शहजादो? नहीं, वो कहती है मैंने 3,30,000 कमाया, तूने भी रिटर्न जमा, क्योंकि ये रूल सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए। डू नॉट टेक मोर देन 15 सेकेंड्स। जी यू वाइज, बातें बड़ी आसान सी हैं, बस समझते रहे। क्या मतलब इंडिविजुअल एओपी? वो वाली नहीं, उसकी जाती वाली। ये क्रॉस एओपी नहीं इसका नाम है एक्स एओपी। हाँ आगे क्रॉस लगा हुआ है तो जेड एओपी कर देती हैं। गाड़ी गुजरी है, चाती चुती मारनी है, अस्तगफिरुल्लाह, मार लें। ये यानी कहने का मकसद है ना मारा करें, इशारे पे खड़े होके जो है ना आप मुस्कुरा रहे, नहीं मुस्कुरा रहे मैं कह रहा हूं। अच्छा अच्छा चलें जी। अच्छा इतना बड़ा बड़ा नोट नहीं करना कि बस यही मिसाल नोट हो पूरे सफे पे, आगे पता नहीं कितनी मिसालें नोट होनी है, 7 वाला जो खाली सफे उस पे पता चले ये 2 मिसालों में पूरा सफा फारग हो गया। हाँ दोगी, ओके 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 गाय, मैं इंशाल्लाह आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग रिटर्न, यानी व्हेन अ रिटर्न इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट, रिटर्न जमा करवाने जाने उसके लिए कब कंप्लीट समझी जाएगी, यानी रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग अ रिटर्न। यार उसके लिए ये है कि सरासित में अगर अपनी रिटर्न जमा करवाने जाने ना, तो एक तो जरा गाड़ी में जाएं लश पश, और उस दिन जाने भाईजान ओ भाईजान इतने देखो जिस दिन धूप निकली हो, और तीसरी शर्त ये है कि तैयार होकर नाश्ता करके जाएं। ये 4 शर्तें अगर आप पूरी करेंगे तो आपकी रिटर्न वैलिड होगी। पढ़ें जी। अ रिटर्न ऑफ इनकम, जी बिल्कुल, आप भाई ने खांसी कर लिया, हम शुरू करते हैं। अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, रिटर्न किस फॉर्म में होगी? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी। सरासी को तैयार होकर जाना जरूरी नहीं है, रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर्म होगा कोई एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना जाके, सीए कर लिया ना आपने भी जमा करानी है। अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, शैल कंटेन द प्रेस्क्राइब्ड एनेक्जर्स एंड स्टेटमेंट्स। क्या होती हैं? कुछ चीजें अटैच की हों, जैसे बिजनेस की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, इस किस्म की चीजें, एनेक्जर्स एंड स्टेटमेंट्स। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम्स ऑफ पर्सन, बोर्ड इसके लिए डिफरेंट रिटर्न भी बना सकता है, और फाइनल टैक्स वालों के लिए भी डिफरेंट रिटर्न बता सकता है। रिटर्न में थोड़ी सी बातें बतानी चाहिए, सारी ना ही बताएं तो बेहतर है, सारी बतानी चाहिए, ऑल रेलिवेंट बातें बतानी चाहिए। रेलिवेंट बातें क्या होती हैं? टैक्स क्रेडिट्स भी बता दें आप, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी बता दें, ये सारी रेलिवेंट बातें हैं। ये तो ना बताएं कि पिछले महीने मेरी शादी हुई है, रेलिवेंट बातें आपने बतानी है, ठीक है। shall state all particulars including a declaration of declaration chapter records kept, records chapter 16, वो अच्छा सा चैप्टर है, छोटा सा 4-5 सफों का, रिकॉर्ड्स अंडरलाइन करें, चैप्टर 16 हाँ ये ताना दे रहे हो, चैप्टर 16। तो चैप्टर 16 में रिकॉर्ड्स केप्ट हैं। ये रिकॉर्ड्स केप्ट आपने उसे जमा कराने हैं रिटर्न के साथ, पागल तो नहीं है यार, इतने थद्दा होता है फाइलों का, वो रिकॉर्ड्स केप्ट जमा नहीं कराने, बताना है कि मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं,
जमा करवानी है या बताना है कि मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, बस बाद में ऑडिट वो करने आए तो फिर आपको चेक कर लेंगे, लेकिन हर बंदे ने अपने रिकॉर्ड तो नहीं एफबीआर को जमा कराने होते हैं। एफबीआर को सिर्फ रिटर्न जमा करानी होती है, साथ कोई सपोर्टिंग में कैलकुलेशंस वगैरह, बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट की है, ये सारा। साइन तो सारी बात है, कुकी कहते हैं आप, शैल बी साइन बाय एन इंडिविजुअल, साइन करेगा। एंड इन अदर केसेस इट शैल बी साइन बाय रिप्रेजेंटेटिव। अदर केसेस से मुराद है कि कंपनी के केस में रिप्रेजेंटेटिव होगा डायरेक्टर, तो कंपनी के केस में डायरेक्टर साइन कर देगा और इंडिविजुअल के केस में वो खुद साइन कर देगा। शैल कंटेन द एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कहां से मिलेगा? बैंक से, जो बैंक में आपने पैसे जमा करवाए होंगे। शैल कंटेन अ वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है भाईजान? सेक्शन 116 का इंतजार करें, कीप वॉचिंग। एंड शैल बी कंपनीड विद अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। बता दें जी। अच्छा चलें शुरू से शुरू करें जी। भाईजान रिटर्न किस किसने जमा करानी है? हर किसी ने। लो जी, पेपर में 10 नंबर मिल गए इसको। एवरी कंपनी, याद करें, इधर ही याद करके जाएं सारा। एवरी कंपनी, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी हुज इनकम इज मोर देन 4 लाख, नॉन प्रॉफिट इदारा एंड हु इज अर्निंग फाइनल टैक्स इनकम। अच्छा, इसमें से 4-5 आपको ज़बानी वैसे याद रह गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर मैं ना भी बताऊं तो 4-5 से ज़बानी याद रह गए हों। कौन कौन से? जिसने पिछले 2 सालों में किसी 1 साल में टैक्स जमा करवाया है। दूसरा, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। अगर आगे 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 जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड और मोर या फ्लैट हो, इन 3 इलाकों में से किसी में भी। म्यूनिसिपल कंटोनमेंट इस्लामाबाद का लफ्ज़ याद करना है। रेटिंग एरिया में पहले 500 ही है, फिर 2000 है, लेकिन 2000 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड नहीं है। और इधर पहले घर लफ्ज़ यूज हुआ है और बाद में, और इधर फ्लैट के साथ कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद गाड़ी है, एनटीएन नंबर है और बिजली के बिलों का वो मीटर है। और ये 4-5-6-7 प्रोफेशनल्स के नाम है। अच्छा, अगली बात, बिजनेस इनकम वाले ने भी रिटर्न जमा करानी है, जो 3 लाख से कितने के दरमियान कमा रहा है। अब बता दें रिटर्न कब मुकम्मल समझी जाती है? साइन हो उसके ऊपर जी, बिल्कुल साइन हो तब मुकम्मल समझी जाती है। थोड़ी सी चीजें बताएं, ऑल रेलिवेंट चीजें बताएं। अच्छा, प्रेस्क्राइब फॉर्म में हो, प्रेस्क्राइब फॉर्म में हो, ऑल रेलिवेंट पर्टिकुलर्स हो, साइन हो, इधर देखें साइन हो, और एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हो। ये 2 चीजें भी छोड़ दें, वेल्थ स्टेटमेंट और अगली फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। नियम आगे पढ़ेंगे। ये बात तो आपको सेल्स टैक्स में पढ़ाई थी, वो जो लेक्चर अपलोड किया था। रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा करा सकते हैं ऑन वेबसाइट और एनी कंप्यूटर रीडेबल मीडिया, सीडी वगैरह विल आल्सो बी ट्रीटेड एज रिटर्न। तो अगर पेपर में सवाल आ गया इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न मानी जाएगी, तो ये तरह आपने ना जरूर घर में जाके पढ़ा करनी है, क्या सवाल आ सकते हैं। बोर्ड में मेक रूल्स फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ रिटर्न। बोर्ड रूल बताएगा कि रिटर्न का डेटा कब सही समझा जाएगा। इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? सीएस और लॉयर्स, जो रिटर्न बना के देते हैं। तो इंजमामुल हक या मोहम्मद रिजवान कहते हैं मुझे रिटर्न बनानी नहीं आती, तो इसके और एफबीआर के दरमियान कौन आएगा? सीए आ जाएगा, सरासिफ आ जाएंगे, कहते हैं मैं तुम्हें रिटर्न बना के दे देता हूं। इंटरमीडिएट्स हु विल टाइप द डेटा ऑफ रिटर्न, डिजिटाइज टाइप, सीए टाइप करेगा डेटा रिटर्न का एंड ट्रांसमिट इट टू इनकम टैक्स। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? पासवर्ड वगैरह, यूजर नेम पासवर्ड डाल के और फिर अपलोड कर देंगे। एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। क्या किसी बंदे ने 12 महीने से कम की रिटर्न भी जमा करवानी है? जी, 4 लोगों ने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है। एक ऐसा बंदा जो अल्लाह को प्यारा हो गया, हम कहते हैं ना अल्लाह करे अल्लाह को भी प्यारा हो गया। अच्छा, एक ऐसा बंदा जो अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरा, जो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान छोड़ के। हमने कहा कितने अरसे के लिए जा रहे हो? कहते हैं मेरी कब्र भी लंदन में बनेगी, कब्र भी लंदन में बनेगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, उसे जहाज से उतारें, उसके पहले रिटर्न जमा करा। तो जो बंदा पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है वो भी 12 महीने से कम की रिटर्न, देख क्यों नहीं है? वो भी 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवाए। जो बंदा बैंकक्रप्ट हो गया, यानी बैंक ने कह दिया इसका कुछ नहीं रहा, उस बंदे ने कहा हाँ मेरा कुछ नहीं रहा, तो इसे भी कहें पहले इधर आ, 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करा। और किसी भी बंदे का हेयर स्टाइल देख के कमिश्नर का दिल चाहे तो उसको बालों से पकड़ के चल रिटर्न जमा करा 12 महीने से कम की। कमिश्नर में गिव नोटिस, क्या मतलब? कमिश्नर में गिव नोटिस का मतलब पहले बता दें। कमिश्नर एक नोटिस देगा, नोटिस सर्व करेगा। कमिश्नर में गिव अ नोटिस टू अ पर्सन टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। जारी बात है, बंदे को तो नहीं देगा कभी, भाई उठ जा यार रिटर्न नहीं जमा करा के गया तू, उसके रिप्रेजेंटेटिव को देगा। द पर्सन हैज बिकम बैंकरप्ट और गॉन इनटू, द पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान। जहाज से सारी सवारियों को नहीं उतार देना। एक सवारी ने कहा मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूं, उसे नहीं उतारना। जहाज से सिर्फ उस सवारी को उतारने जो क्या कह के जा रहे, खिड़की खोल के जहाज की, मैं मर जाऊंगा पाकिस्तान नहीं आऊंगा, चल थले आ, पहले एफबीआर हो गया, ठीक है। और पॉइंट द कमिश्नर अदरवाइज कंसीडर्स इट। कमिश्नर किसी, ये चौथा पॉइंट जरूर लिख के आना है। अब आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स आए थे बच्चे परमानेंटली नहीं लिखा है, तो मैंने उनको परमानेंटली बुला लिया, तो ये भी मुनासिब नहीं है, तो परमानेंटली लिख के आना है। और फिर आई कैप ने कहा था ये चौथा पॉइंट के, ये वाला चौथा पॉइंट बच्चे ने लिख के आए, कमिश्नर अदरवाइज कंसीडर्स इट एप्रोप्रिएट। ये मरने वाला याद रहा बच्चों को, बैंकक्रप्ट वाला याद रहा। बच्चों ने कह दिया जहाज से सबको उतार लो, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं सबको उतारो। नहीं, जो हमेशा के लिए जा रहे हैं उनको उतारो। द रिटर्न विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द। अच्छा, इन्होंने रिटर्न कब जमा करवानी है? इन्होंने रिटर्न कब जमा करवानी है? जब नोटिस आएगा नहीं,
नोटिस में जो तारीख बताई होगी, नोटिस में जो तारीख बताई होगी उसको जमा करवानी है। क्लियर? यार ये जो 2 महीने है ना, इधर लाओ, तो ये मोबाइल कुछ छोड़ ही दो, किसका है? इसको चार्जिंग की टेंशन ना लो, अब इसको रख दो, इसको अलमारी में कहीं रख दो। अच्छा इधर आओ, लेक्चर की तस्वीर खींचनी होती है। आपकी गली में मुस्कुराने लगे, दांत बाहर निकल आए। आपकी गली में एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, आपने जाके एफबीआर को शिकायत लगा दी। ये असल में डॉक्टर साहब ने टीका लगाया था, आपको गुस्सा चढ़ गया, अम्मी आपको लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर ने टीका लगा दिया। मैं कर, तो आपने क्या किया, आपने डॉक्टर साहब की जाके एफबीआर को शिकायत लगा दी। एफबीआर ये डॉक्टर जो है ना रिटर्न जमा नहीं करा रहा पिछले 10 साल से, पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से, पिछले 3 साल से ये रिटर्न जमा नहीं करा रहा। एफबीआर वालों ने अपने रिकॉर्ड शिकॉर्ड चेक किए, कमाल यार, आपने सही शिकायत लगाई है, इस नाम का तो कोई डॉक्टर हमारे पास नहीं आ रहा है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर कहां से होगा? इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, अगर एक बंदा रिटर्न जमा, कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर हिम टू फाइल इट, तो कमिश्नर उसको नोटिस देके क्या करेगा, भाईजान आज रिटर्न जमा। वो कितने दिनों में रिटर्न जमा कराएगा? 30 डेज। फिर वो डॉक्टर साहब भागे 30 दिनों के अंदर क्या जमा करवाएंगे? रिटर्न। दोबारा पढ़ें, इफ अ बुरा बच्चा हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, लिख लो बुरा बच्चा, क्या घर में किसने देखनी है किताब? देख भी ली तो ये सफा कौन निकालेगा? इफ अ बुरा बच्चा हैज नॉट फर्निश्ड अ, कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर हिम टू फाइल इट विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ सर्विस। जिस दिन नोटिस आपको सर्व होगा कि रिटर्न जमा कराओ, जिस दिन डॉक्टर साहब को परवाना आएगा कि डॉक्टर डाकिया आ गया है, तो फिर उसके कितने दिनों में डॉक्टर ने रिटर्न जमा करवानी है? 30 दिनों में। कमिश्नर मे अलाउ अ लॉन्गर पीरियड, कमिश्नर मे अलाउ, ये बात तो अकल को फिट होती है, ये बड़ा जुल्म है। कमिश्नर मे अलाउ यानी कि 22 दिनों में आ जाओ, 23 दिनों में आ जाओ, लेकिन असूली तौर पे कम से कम, वैसे असूली तौर पे से कितने दिन हमें देने चाहिए? 30 दिन। जारी बात है, रिटर्न बनाना कोई ऐसा खाला जी का घर तो है नहीं कि नॉक करें और चले जाए अंदर। रिटर्न बनाने के लिए बिजनेस और सारी कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, बिजनेस का न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, मैं पता नहीं कितना टाइम लग जाता था। तो रिटर्न बनाना मुश्किल काम है, इसलिए उसको कम से कम कितने दिन दे दो? 30 दिन दे दो। फर्स्ट कर लें, 2021 का साल है और आप इस दिन खड़े हैं। 2021 का साल है और आप इस दिन खड़े हैं। ये कौन सा साल होगा? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। अमजद है, अमजद, डॉक्टर अमजद। डॉक्टर अमजद ने 2010 में रिटर्न जमा करवाई थी, 11 में जमा, 12 में जमा, 13 में जमा, 14 में जमा, 15 में जमा, 16 में जमा, 17 में जमा करवाई, 18 में जमा, 19 में जमा, 20 में जमा नहीं करवाई। ठीक है जी, ये एक ऊपर वाली लाइन होगी। नीचे वाली लाइन ग्रीन में मैंने क्यों लगाई हुई है वो छोड़े। कासिम है, कासिम ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल में से सिर्फ एक दफा रिटर्न जमा करवाई है, मुसलसल रिटर्न जमा नहीं करवाई। आप कहां खड़े हैं? 2021 में। 2021 में खड़े होके भाईजान थोड़ा मुंह उत्थे करो ना। आप कहां खड़े हैं? 2021 में। 2021 में खड़े होके आपने देखना है पिछले सालों की तरफ। 2021 में खड़े होके आपने किन सालों की तरफ देखना है? जो बंदा मुसलसल 5 साल में किसी एक दफा भी आ गया, जो बंदा मुसलसल किसी एक दफा भी आ गया, इसको आपने कहना है मोस्ट वेलकम, अच्छा किया आप आ गए। इसको आपने कहना है बुरा बच्चा। पिछले 5 सालों में क्योंकि 2 दफा नहीं आया, तो जो बंदा पिछले 5 सालों में कभी आया कभी ना आया, इस तरह कर लेते हैं, जो पिछले 5 सालों में कभी आया कभी, इसको आपने क्या कहना है? बुरा बच्चा। और बुरे बच्चे से आप पिछले 5 साल की रिटर्न मांग सकते हैं, इससे पुरानी रिटर्न नहीं मांग सकते। ग्रीन में मैंने शो कर दिया। बुरे बच्चे को क्या सजा देंगे? येलो में जुर्म है, ग्रीन में सजा है। जुर्म क्या किया इसने? कभी आता था कभी नहीं आता था। सजा क्या मिलेगी? पिछले 5 सालों में से जिस जिसकी रिटर्न जमा नहीं करवाई उन सालों की रिटर्न जमा करवाएगा। अच्छा, अगला जुर्म सुने, अगले का। ये जो कासिम है ना, कासिम, इसने क्या जुर्म किया है? कासिम ने यह जुर्म किया है पिछले 5 सालों में कभी आता था कभी नहीं आता था, या आता ही नहीं था, आता ही नहीं था, आता ही नहीं था। इसको पकड़ लें और इसको पकड़ के पिछले 10 सालों की रिटर्न मांगे, 30 दिन में जमा करानी पड़ेगी पिछले 10 सालों की रिटर्न। इसको पकड़ लें और पकड़ के पिछले 10 सालों की रिटर्न, 10 में से जारी बात है इस साल की तो आप नहीं मांगेंगे, तो
अब सवाल का जवाब क्या बनेगा? अमजद विल फाइल, अमजद किस साल की रिटर्न जमा करवाएगा? 20 की नहीं जमा करवाई हुई और 18 की जमा नहीं करवाई, तो अमजद 20 और 18 की रिटर्न जमा करवाएगा। पुरानी की खैर है, नहीं भी जमा कराई तो खैर है। अब एफबीआर को नुकसान हुआ तो हुआ हमारी बला से, एफबीआर को पहले आ जाना चाहिए था। और इसी में ना ये जमा करवाएगा 11 की, 12 की, 13 की जमा कराने की जरूरत नहीं ना, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की। अब एक मिनट नोट करने से पहले आखिरी दफा जुर्म बता दें और सजा बता दें। जिस भी साल आप खड़े हैं ना, उस साल खड़े होकर आपने देखने हैं पिछले 5 साल। मैं आज की डेट भी मिसाल के तौर पे डाल देता हूं। फर्ज करें ये डेट है 5 मार्च, नहीं मार्च की डेट्स में डालता हूं, मुझे आदत है, 5 मार्च 2021। मार्च आपका आना होता है ना, इसलिए आप लोग फिक्रमंद हो जाते हैं। ये डेट क्या है? 5 मार्च 21। ये तो 30/21 है ना। अगर 5 मार्च 21 को कमिश्नर इस तरह खड़ा हो किसी दिन, ठीक है, और इस तरह खड़ा होकर इस तरफ देखे, तो जो बंदा ऐसा पकड़ा जाए पाकिस्तान में जो 5 साल में कभी आता था कभी नहीं आता था, तो इससे सिर्फ कितने सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है? 5 की। तो सिर्फ इसकी देगा, इसकी देगा, 5 साल में से सिर्फ इन दो की देगा। डन। नीचे वाले का जुर्म बताएं येलो में। कमिश्नर इधर खड़ा हुआ है, इधर खड़ा होकर देखिए इसने मुसलसल 5 साल से नहीं आ रहा, इससे कितने सालों की रिटर्न मांगी जाए? 10 सालों। डन। तो येलो में क्या है? जुर्म, और ग्रीन में सजा। येलो में जुर्म है और ग्रीन में सजा है। आप इसको समझ सकते हैं ये क्वेश्चन है, और इसको समझ सकते हैं ये सॉल्यूशन है, बट आई विल टेक ऑब्वियसली नोट, आई विल नॉट गिव यू मोर देन 1 मिनट। खींच लें तस्वीर। सजा कैसे बना रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए जिस तरह बनाई मर्जी आपकी। ये नीचे सोल्यूशन नोट कर लें, ग्रीन में सजा नहीं बनानी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ग्रीन हाइलाइटर यूज नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, नीचे सोल्यूशन अवेलेबल है। तो जी जो बंदा 5 साल में बोले कभी आता है कभी नहीं आता, वेल डन, उसको क्या सजा दें? 5 में से जो मिसिंग है वो जमा करा दे। और जो बंदा 5 सालों से आया ही नहीं, पिछले 10 सालों में से जिस साल की मिसिंग है, अच्छा देखें कासिम को भी रिलैक्सेशन मिली है, इस साल की कासिम ने भी जमा नहीं करानी। देखें इस साल की कासिम ने भी जमा नहीं करानी। वो बहुत पुरानी बात होगी, अब कासिम को तो भूल भी गया होगा। कासिम के तो माशाल्लाह शादी होकर बच्चे भी हो गए हैं, अब 10 साल की बात है। यार मुझे क्या पता, मुन्ने का नाम याद है बस। अच्छा एक दफा जब मांग ली आपने इससे रिटर्न, तो इसने कितने दिनों में आना है? अगर 5 मार्च को आपने रिटर्न मांग लिया इससे, 5 मार्च 21 को, तो इसने कितने दिनों में आना है? अब 30 दिनों में इसने आकर रिटर्न जमा करानी है, चाहे पिछले 5 साल की या 10 साल की, जल्दी जल्दी जमा कराए। ज्यादा मसला तो कमिश्नर उसको अलाउ कर देगा लॉन्गर पीरियड, फिर कमिश्नर को भी पता बेचारा मस्त फंस गया। तो कासिम के साथ आपने क्या लिखा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर? डॉक्टर ही लिख लिया, चलें ठीक है, डॉक्टर कासिम, डेंटिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, जो मर्जी लिख लें, ENT। ओ बस बहुत हो गई। अच्छा भाई, ऊपर वाला नोटिस किस मकसद के लिए था? ऊपर वाला नोटिस किस मकसद के लिए था? ऊपर वाला नोटिस उस बंदे के लिए था जो रिटर्न जमा नहीं कराता। ऊपर वाला नोटिस किस बंदे के लिए था? द अबव नोटिस मे बी इशूड फॉर 5 years फॉर लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। टैक्स ईयर्स को ब्रैकेट में ले लें, असेसमेंट ईयर्स। ये ऊपर वाला नोटिस कितने सालों के लिए भेजा जा सकता है? 5 सालों के लिए। ये तो भाई मेरे ख्याल से सिर्फ उसकी बात की है ना इसने, अमजद की। ये तो अमजद की बात की है ना। ऊपर वाला नोटिस कितने पिछले सालों के लिए भेजा जा सकता है? यार ये क्या लफ्ज़ इसने लिखा है? 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। भाई अगर आज फर्ज करें, मैं अज्यूम करता हूं 5 मार्च 2021 है, अगर आज मैं अज्यूम करता हूं 5 मार्च 2021 है, तो अगर आज 5 मार्च 2021 है तो फिर कंप्लीटेड ईयर तो 30/20 है। तो मुकम्मल सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है, या इसकी भी मांगी जा सकती है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ? इसकी कैसे मांगी जाती है? तो साल ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा, the above notice may be issued for any of the last 5 completed
टैक्स ईयर। ये तो किसकी बात हो रही है? अमजद की, अमजद की। फर्दर, इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो 5 साल आया ही नहीं, कासिम है, दूर जाने की जरूरत नहीं, करीब ही खड़ा है, हम ऐसे ही ना जोर लगा रहे थे। फर्दर, इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, एक साल, एनी से मुराद यहां ऑल होता है, ये कॉन्टेक्स्ट बताता है बात का, एनी से मुराद एनी किसी, एनी को मुराद किसी भी साल नहीं आया, एनी से मुराद यहां ऑल है। फिर फर्दर, इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर ऑल ऑफ द 5 इयर्स, चीते, नोटिस में बी इशूड फॉर वन और मोर ऑफ द लास्ट, यार वन और मोर इसलिए वो लिखता है क्योंकि कभी कभी तो उसने रिटर्न बीच में जमा कराई दी होती है ना किसी एक साल की, जैसे इसने कराई हुई थी, तो इसको तो 9 इयर्स की मांगी जाएगी क्योंकि इस साल की तो जमा कराई हुई थी इसने, तो वन और मोर इसलिए शायद लिख देता है। तो बताएंगे इससे कितने अरसे के लिए मांगी जाएगी? 10 इयर्स के लिए। अच्छा, इसको तो अभी पेंडिंग करते हैं क्योंकि ये फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट है, इसको भी पेंडिंग कर दें। बस ठीक है यार, इट्स ओवर, बस करते हैं। और यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं। और क्या ये बात हमने सेल्स टैक्स में भी पढ़ी हुई है, अगर रिटर्न में आपको कोई गलती मिल गई तो आपने उसे सही करके जमा करवा देना दोबारा। तो अगर आपने रिटर्न गलत जमा करवा दी तो रिवाइज कर सकते हैं। मैंने 2 लाइनें पेंडिंग करवा दी हैं ये वाली। इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन और he may revise it by fulfilling the following conditions. It is accompanied by revised accounts. अच्छा, एक बंदा अगर पहली दफा रिटर्न लेके जा रहा है ना, तो उसने क्या करना है, हमने कहा था प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में पर्टिकुलर्स बताएगा, साइन करेगा, एविडेंस वगैरह देगा। ये पहली दफा रिटर्न जो जमा करवा रहा है, अब ये पहली दफा जा रहे हैं या दोबारा जा रहे हैं? क्या लॉ मेकर इसे क्या कहेगा, नवे आए हो, सोनी हो, या दोबारा आए हो? दोबारा आए हो। आप एफबीआर दोबारा आए हैं, कमीशन ने कहा तू तो रिटर्न जमा करा के गया था, फिर गलती हो गई थी मेरे से जी, चल आजा। साथ क्या लेके जाना है इसने? छोटे बेटे को? नहीं 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 यार, सॉरी, इट इज अकम्पनीड बाय रिवाइज्ड अकाउंट्स। रिवाइज्ड अकाउंट्स क्यों? क्योंकि पहले अकाउंट्स में कोई गलती होगी, वो जमा करा दिए होंगे, अब कौन से अकाउंट्स लेके जाए? रिवाइज्ड अकाउंट्स। या फिर अगर ये ऑडिट करवाता है, कुछ लोग पाकिस्तान में ऑडिट करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, कंपनीज करवाती हैं, इंडिविजुअल यूपीस ऑडिट नहीं करवाते। अगर ये ऑडिट करवाते हैं तो रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स ले जाए, और अगर ये ऑडिट नहीं करवाता तो रिवाइज्ड अकाउंट्स ले जाए। However, commissioner may waive this condition. क्या मतलब बताएं यार? However, commissioner may waive this condition. Revised account जमा ना कराओ। If he is satisfied that filing of these accounts is, अगर कमिश्नर को लगे कि ये तो जरूरी नहीं है, रिवाइज्ड अकाउंट्स की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है कि अकाउंट्स की कोई रीजन ही ना बनी हो, कोई और वजह बनी हो, रिटर्न में कास्टिंग एरर और कोई मसला हो, तो अगर कमिश्नर समझे कि ये जरूरी नहीं है तो फिर कहेगा चलो खैर है, कोई मसला नहीं। एंड द टैक्स पेयर फाइल्स द रीजन फॉर रिवीजन इन राइटिंग साइंड बाय हिम। रीजंस क्या हो सकती हैं? टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट गलत लग गया था, अकाउंटिंग कैप्शन ऐड करना भूल गया था, फाइन टू गवर्नमेंट ऐड करना भूल गया था, तो कमिश्नर को आप क्या बताएंगे भाईजान? रीजंस। और ये भी साइन होंगी, ये भी क्या होंगी? साइन तो ऊपर भी थे, लेकिन यहां साइन के साथ एक और काम भी करना है, आपने क्या बतानी है? रीजंस बतानी है। ओके, अच्छा यार, ये तो हमने डब्बा कर लिया हुआ है, अगले सफे पर हो ज्यादा ही आगे चले गए हम, सॉरी, ये डब्बा तो हमने कर लिया हुआ है। हलीमा वाला सवाल भी किया था इसके ऊपर, और यार नो पेनल्टी, 25% पेनल्टी हद हो गई, ये तो डब्बा हमने कर लिया हुआ है। चलें थोड़ा सा याद कराएं, शायद भूला हो आपको, थोड़ा सा याद कराएं, आज आपकी मेमोरी का टेस्ट लिया जाए। मैं वो हलीमा वाले डायग्राम नहीं खोल रहा, बोले क्या था इधर, इधर क्या था? रिटर्न फाइल की थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, बार्किंग, बाइटिंग और वो सारा। इधर क्या था, इधर क्या था, किसी को याद आ जाए? नोटिस ऑफ ऑडिट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, गुड 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 गुड, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। नोटिस ऑफ ऑडिट, इधर क्या था, इधर क्या था, इधर क्या था? शो कॉज नोटिस। तो वही सारा कुछ जो किधर पड़ा था? सेल्स टैक्स में। आप किस में पढ़ने लगे हैं? इनकम टैक्स में। इधर कौन सा कलर था, इधर कौन सा कलर था, इधर कौन सा कलर था, ये भी याद है? नहीं, ये नहीं याद। कौन सा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था? 22 था ना? 456। ये थी ना डायग्राम। आपने रिटर्न फाइल कर दी, अगर आप नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले रिटर्न रिवाइज कर दें तो फिर आप कोई पेनल्टी जमा ना करवाएं। आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया, अगर आपको शो कॉज नोटिस अभी नहीं आया 25% पेनल्टी। अगर आपको शो कॉज नोटिस भी आ गया तो अब आपके घर असेसमेंट ऑर्डर ही आना है। जरा याद करें ये बातें क्या थी। आपने ये नोटिस ऑफ ऑडिट तक घूरी, शो कॉज नोटिस था, बार्किंग, और असेसमेंट ऑर्डर था बाइटिंग। लेकिन अब इसके सेल्स टैक्स के वर्जन सुने। नोटिस ऑफ ऑडिट का मतलब है हम आपको ऑडिट करना शुरू करने लगे हैं और कर दिया। सेल्स टैक्स में ये होता था हम आपको ऑडिट शुरू करने लगे हैं और कर दिया।
शो कॉज नोटिस का मतलब है बताओ क्यों ना एक और गाड़ी तुम्हारी सेल में डाल दी जाए। शो कॉज ऑडिट में ये पता चला है। अगर आप वजह ना बता पाए तो यहां पे आपके घर असेसमेंट ऑर्डर का मतलब है आपको टैक्स जमा, और बदनामी भी होगी कि लोग कहेंगे आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आया। सारी बातें जब आप काटा जाएगा आपको तो महल्ले वाले आके पूछेंगे कहां काटा था, कितनी दफा काटा था, क्या हुआ, ज्यादा चोट तो नहीं, तो बदनामी तो होगी। अगर इस बदनामी से बचना चाहते हैं तो जब टैक्स वालों ने कहा है कि एक गाड़ी को क्यों ना सेल में डाल दें तो आप खुद ही रिटर्न रिवाइज करके उसे सेल में डाल दें। आप उन्हें कहें यार हमारे घर ना आना, बस आज के बाद असेसमेंट ऑर्डर ना भेजना। तो अगर आप असेसमेंट ऑर्डर से बचना चाहते हैं, इधर क्या क्या सजाएं थी, कोई पेनल्टी नहीं, 100% पेनल्टी। इधर देख लें, फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। ये 2 सफे आगे गया हूं मैं 310 पे। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, किधर है यार ये 22 है जी। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, ये वाला येलो वाला सिनेरियो, टैक्स शॉर्ट पेड प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस, चलिए रिवाइज हो गया आज। आगे ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, इसे जरा मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं। टैक्स पॉइंटेड आउट बाय कमिश्नर प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 25% पेनल्टी। टैक्स पॉइंटेड आउट बाय कमिश्नर प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 25% पेनल्टी। After issuance of show cause notice, tax evaded सेल्स टैक्स में तो 100%। कितना खुश हो रहा है जैसे इसने टैक्स मारा है हुकूमत। तो अब पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी सिर्फ, तो 25% पेनल्टी। इफ दिस अमाउंट इज पेड द शो कॉज नोटिस शैल बी, इसको फाड़ के फेंक डन। अब जुबानी याद करें यार। Any time before receipt of notice of audit, no penalty. During audit, देखें यार मजा आता है, during audit, but before, मजा आ रहा है, देखें दोबारा जरा, during audit, उत्ते भी, भाई उत्ते भी, ओ भाई, ऊपर देख, during audit और before show cause notice, तो कितनी penalty? After show cause notice, कितनी? अच्छा, एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, क्या डीओजी कह सकता है आई एम बार्किंग फॉर बाइटिंग? इसका क्या मतलब होगा, बाइट कर लिया या अभी बार कर रहा है? अभी बार कर रहा है। क्या फिक्रा बोला उसने? आई एम बार्किंग फॉर बाइटिंग। अच्छा, एक मैं फिक्रा अगर बोलूं दे आर इशूइंग शो कॉज नोटिस फॉर असेसमेंट, तो ये फिक्रा वही होगा ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि असेसमेंट कर दी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि असेसमेंट कर दी है। तो I again repeat, if a DOG comes to you and he said I'm going to bark and he started barking, you ask him why guy, why are you barking? He said I'm barking for biting. लेकिन उसने बाइट। अच्छा, अगर मैं आपको लफ्ज बोलूं तो शो कॉज नोटिस इज इशूड फॉर असेसमेंट, डज इट मीन कि असेसमेंट हो गई है या असेसमेंट करने की नीयत है? तो यार ये एक लाइन ना सेल्स टैक्स में नहीं डली हुई थी, ये यहां पे ना डली हुई है। ये एक लाइन सेल्स टैक्स में नहीं डली हुई थी, ये ब्रैकेट में मैंने डलवाई है, ये आपको भी डालनी पड़ेगी पेपर में। शो कॉज नोटिस फॉर असेसमेंट, अमेंडमेंट का लफ्ज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फॉर असेसमेंट अमेंड करने का मतलब ये होता है कि हमने आपके बारे में अपनी राय बदल ली है। फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। चलें जी दोबारा पढ़ें। बार्किंग फॉर बाइटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि बाइटिंग हो गई है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखें। अगेन आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस क्यों दिया जा रहा है भाई मुझे, मैंने क्या कर दिया है? इसलिए कि तुम्हें बाद में बाइट किया जाना है। किया नहीं गया, अभी किया नहीं गया आपने, और अब आपकी बाइटिंग अवॉइड हो जाएगी क्योंकि आपने खुद ही रिटर्न जमा करवा दिया, खुद ही आपने रिटर्न जमा करवा। तो ये छोटा सा फिक्रा आपने याद रखना है। क्या मतलब है इस फिक्रे का बताएं? बार्किंग फॉर बाइटिंग लिख लें ऊपर, बार्किंग शो कॉज नोटिस। क्या किसने देखनी है घर में किताब? बार्किंग फॉर बाइटिंग। तो ये फॉर वाला ना ब्रैकेट में रख के पेपर में इस तरह लिखाइएगा, ब्रैकेट में तो ना लिखिएगा लेकिन जहन में ब्रैकेट में ही रखें बस। दिस बार्किंग इज फॉर, बट इट डजंट मीन कि बाइटिंग हो गई है, ये ना समझिएगा प्लीज। सर ये तो बाइटिंग हो गई है तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं कि ब्रैकेट में नहीं लिया। ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिया कि उसको लिख नहीं रहे थे, लिख इसलिए रहे थे कि दिमाग में। अच्छा, ये बात तो उधर पड़ी थी यार, अगर शेख रशीद ने इमरान खान की रिटर्न जमा कराई है तो समझा जाएगा इमरान खान ने ही जमा
अनलेस कि इमरान खान खुद आगे कह दे कि ये मेरी रिटर्न। इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न इट विल बी अज्यूम्ड दैट ही हिमसेल्फ हैज साइंड इट। अगर कोई इधर रिप्रेजेंटेटिव का लफ्ज भी नहीं आया, तो डायरेक्टली उसने ये लिख दिया। अगर इमरान खान आके रिटर्न जमा करवाते समझा जाएगा उसी ने जमा करवाई है, अनलेस ही प्रूव्स द, अनलेस तो कहे कि मेरी मिलती जुलती शक्ल का कोई आ गया था, कोई कई आ रही है आजकल, आपने देखा होगा। अच्छा, इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न, अगर एक बंदा रिटर्न जमा करवा दे, इट विल बी अज्यूम्ड दैट ही, अनलेस ही प्रूव्स, अनलेस कि वो खुद आके कह दे ये मैं नहीं था। अब भैया ना प्लीज इस सबको बड़ा रिलैक्स लें, इजी लें और इस सारे को याद करें। आप आज इधर ही बैठ के बताएं जी किस किसने रिटर्न जमा करानी है। अब अंग्रेजी में बातें होंगी। एवरी कंपनी, अब ये ताजा ताजा आपने याद कर लेना, इंशाल्लाह आसान है सारी बातें चैप्टर में। एवरी कंपनी, एवरी इंडिविजुअल और एओपी हुज इनकम इज मोर देन एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्सन हुज इनकम इज टैक्सेबल अंडर फाइनल टैक्स regime, any person who has been charged to tax in any of the, any person who claims a loss carry forward, म्यूनिसिपल लिमिट, कंटोनमेंट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में फ्लैट हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, या घर हो, रेटिंग एरिया में 500 और रेटिंग एरिया में 2000 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर यार्ड, मोटर व्हीकल, नेशनल टैक्स नंबर, बिजली के बिल, और ये 4-5 लोगों के नाम याद करने हैं। अच्छा जी, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम एक्सीड 3 लाख से 4 लाख, उसने भी रिटर्न जमा करवानी है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? बिजनेस मैन के लिए। ये रिटर्न जमा करवाने, पहली दफा रिटर्न जमा कराने की शरायत है या दूसरी दफा? पहली दफा। प्रेस्क्राइब फॉर्म में हो, पर्टिकुलर्स हो, साइन हुई हो, एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हो, इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराई जा सकती है। इसमें कोई ना कोई आपके डेटे को टाइप करेगा। एलिजिबिलिटी का मतलब है करेक्टनेस ऑफ डेटा, डिटर्मिनिंग करेक्टनेस ऑफ डेटा। सबसे पहला देखा जाएगा आपका डेटा करेक्ट है या नहीं, फिर ई इंटरमीडिएट से जमा करवा देगा। 4 लोगों से 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी जा सकती है। अच्छा, किसी ने रिटर्न जमा ही नहीं कराई, भाईजान ये चौथा और 5वां पॉइंट है ना, ये जनरल है, ये 12 महीने के रिटर्न के लिए, ये 12 महीने से कम वाली के लिए नहीं है। तो चौथा पॉइंट लिख लें, फॉर 12 मंथ रिटर्न। चौथे पॉइंट के साथ लिखें, दूसरे सफे पे, आपकी किताब में भी है दूसरा सफा, फॉर 12 मंथ रिटर्न। 12 महीने की रिटर्न किसी ने जमा नहीं कराई तो उसे क्या सजा दे? या तो पिछले 5 साल की मांग ले, लेकिन अगर 5 साल से मुसलसल नहीं आ रहा तो पिछले 10 साल की मांग ले। रिटर्न रिवाइज जमा कराने की 2 शराइत बता दें। ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवाने हैं आपने, हो सकता है कमिश्नर कहते ना जमा करवाओ, और साइन करने हैं रीजंस लिख के, ये भी हो गई। और अभी जो ताजा ताजा पढ़ा है दैट इज ऑलरेडी पढ़, उसमें एक लफ्ज 50 वाला ऐड हुआ इधर, और इधर फॉर असेसमेंट या फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होता है ख्याल बदलना, असल में ये ना पूरा सेक्शन है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, इस पे एक दिन लग जाता है पढ़ाने पे, तो वहां पे जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर काटना भी जहन में रख लें। अच्छा, एक सवाल आपने होमवर्क में आज करके लाना है, बल्कि छोटा सा सवाल एक देता हूं आपको, चैप्टर नंबर 25 का। भाई इसको साथ साथ करते रहे, फिर ये परेशानी का बायस ना बने। क्वेश्चन नंबर 21 है आबिद वाला, हाँ 21 है, आबिद खान, पेज नंबर यार 525। भाईजान इसे नीचे देखें, टैक्सेबल गुड्स जिसने परचेज की हैं फॉर, अब टैक्सेबल आपको पता है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तो हम वर्किंग 3 में इकट्ठी करके डाल देते हैं, ये 0 रेट सेल होती है, और ये तो इन दोनों को तो आपको पता है हम इकट्ठा कर देते हैं, और इन दोनों को इकट्ठा करके ये तो टैक्सेबल में चली जाती हैं, और ये आपको पता है 0 रेट होती हैं और ये एग्जेम्प्ट होती हैं। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर, ये इन दोनों में फेंकेंगे, ऐसे ही है ना, ये तो टैक्सेबल है ना, ये टैक्सेबल है, और ये कौन सी है? टैक्सेबल एट 0, ये टैक्सेबल एट 17, ये टैक्सेबल एट परचेज फॉर, ये इसमें डाल देंगे, डन। आगे आगे यार, ये परचेज तो डेड हो जानी है, अनरजिस्टर्ड से, ये तो वैसे ही डेड हो जानी है। बाकी कोई एक आ रहा था बिजली का बिल, इसमें बिजली का बिल भी इनपुट में आता है, लेकिन बिजली का बिल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं कैश की तो खैर है, बिजली का बिल कैश में पे हो सकता है, बिजली का बिल कैश में पे हो सकता है, इसका इनपुट 3.5 लाख है, ये आप वर्किंग 1 में लेके जाएं, ये अदर देन मशीन है, ये वर्किंग 1 में लेके जाएं और इसको तीनों में फेंकें, ये काला है लिख लें। इस पूरे सवाल में काला एक ही है, काला काला निकालने में बड़ा टाइम लगता था, काला नीला, तो काला नीला निकालने में बड़ा टाइम लगता था, इस पूरे सवाल में काला एक ही, और वो काला भी गिवन है, तो लिख लें ये काला है। काला याद है कौन? तो इस काले को आपने किस में फेंक देना है? तीनों में, और इनको तकसीम करके ओवर खत्म करें।